So what I'm going to talk to you is about dengue shock syndrome. एंड डेंगी शॉक सिंड्रोम आपको जैसे बड़ी एलिक्वेंटली प्रोफेसर इमरान ने बताया कि जब डेंगी फीवर में प्लाज्मा लीकेज आ जाए तो हमारे जो खून की नालियां हैं उनमें से हमारा जो पानी का हिस्सा होता है खून का, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, वो नालियों से रिसना शुरू हो जाता है और जो इफेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम है, यानी कि जो खून गर्दिश कर रहा है हमारे जिस्म में, उसकी मिकदार कम हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप कर जाता है। हमारे ऑर्गन्स को जो परफ्यूजन हो रही है, जो खून जा रहा है, वो कम हो जाता है और ऑर्गन फेलियर में चले जाते हैं, जिससे डेथ होती है। सो हमारा मकसद डेंगी की मैनेजमेंट में एक डेंगी शॉक को प्रिवेंट करना है। सेकेंड, अगर शॉक हो गया है तो उसे अर्ली आइडेंटिफाई करें प्री शॉक फेज में, क्योंकि जितनी जल्दी आप आइडेंटिफाई करेंगे उतना अच्छा आप मैनेज कर सकते हैं और जितना अच्छा मैनेज होगा उतना पेशेंट का आउटकम बेहतर होगा। सो आई बिलीव कि बहुत सारे यहाँ पे हमारे फैमिली फिजिशियंस और जनरल प्रैक्टिशनर्स और ऐसे डॉक्टर्स जो इन हॉस्पिटल नहीं बल्कि क्लिनिक्स में मैनेज कर रहे होते हैं, उनके लिए नंबर वन मेरा मैसेज ये है कि जब भी आपको कोई वार्निंग साइन मिले, और वार्निंग साइन ये है कि बुखार उतरने के साथ मरीज की तबीयत बेहतर नहीं हो रही, पेट में शदीद दर्द है, उल्टी की कैफियत है, कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, पल्स प्रेशर यानी कि ऊपर का ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक और नीचे का ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक, उसके दरमियान डिफरेंस जो है वो कम हो गया है, 30 से कम हो गया है तो आप विजिलेंट हो जाए, 20 से कम पे शॉक है, या मरीज को चक्कर आ रहे हैं, खड़े होने से आंखों के आगे अंधेरा है, पेशाब में कमी वाक़या हुए है, तो इन तमाम पेशेंट्स को किसी बड़े हॉस्पिटल की इमरजेंसी में रेफर कर दें, एक प्रॉपर रेफरल दें और पेशेंट को स्टेबलाइज करके रेफर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेनी अ टाइम्स हॉस्पिटल की इमरजेंसी में पेशेंट को लैप्स आते हैं और फिर उनको बचाना मुश्किल है। सो हमारे फैमिली फिजिशियंस को अर्ली आइडेंटिफिकेशन प्री शॉक की कंडीशन में कि वार्निंग साइंस है वो पिक करें और उसको अर्ली रेफर कर दें टू अ बिगर सेंटर जहां हाई डिपेंडेंसी यूनिट मौजूद हो, जहां स्पेशलिस्ट ट्रेन डॉक्टर्स मौजूद हो जो इनको इन हॉस्पिटल मैनेज कर सके। ये सब कुछ आपने देख लिया है कि एक डेंगी फीवर है और उसके बाद जो उसकी सिवियर फॉर्म है उसे हम डेंगी हेमरेजिक फीवर कहते हैं। हेमरेज मिसनॉमर है, ब्लीडिंग से ये डिफरेंशिएट नहीं होते बट प्लाज्मा लीकेज से डिफरेंशिएट होते हैं। सो वो तमाम लोग जिनको प्लाज्मा लीकेज डेवलप हुई है उन्हें हम डेंगी हेमरेजिक फीवर कहते हैं, और वो पेशेंट्स डेंगी हेमरेजिक फीवर में जिनमें सर्कुलेटरी फेलियर के साइंस आ रहे हैं, यानी कि उनका पल्स प्रेशर नैरो हो रहा है, उनका ब्लड प्रेशर गिर रहा है, उनको दिल घबरा रहा है, चक्कर आ रहे हैं, हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं, कोल्ड क्लेमी स्किन है, रेस्टलेसनेस है, यूरिन आउटपुट डिक्रीज है, हाइपोटेंशन है, उनको टेकिकार्डिया विदाउट फीवर है, दीज आर ऑल पेशेंट्स हु आर मैनिफेस्टिंग साइंस ऑफ सर्कुलेटरी फेलियर और शॉक। दीज आर नोन एज डेंगी शॉक सिंड्रोम। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि as soon as you recognize that these patients are having warning signs or they are having signs of shock, please refer them to a bigger hospital because they need admission in a high dependency unit or an ICU for proper management. So dengue shock syndrome को हम 3 ग्रेड्स में डिफाइन करते हैं। एक है कंपनसेटेड शॉक, कि पल्स प्रेशर आपका यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का डिफरेंस बिटवीन 20 to 30 है। इसे हम कहते हैं कि बॉडी के कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स चलाने के लिए जिस्म को काम कर रहे हैं, लेकिन जब ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स फेल हो जाते हैं तो पेशेंट डीकंपनसेटेड शॉक में चला जाता है या फ्रैंक शॉक में चला जाता है, जिसमें पल्स प्रेशर नैरो हो जाता है और पल्स बहुत फीबल और टैकीकार्डिक हो जाती है। और उससे अगली स्टेज है जो कि प्रोफाउंड शॉक है, जिसमें पल्स लेस हो जाएगा, बीपी लेस हो जाएगा, पेशेंट को लैप्स कर जाएगा। सो हमारा एम ये है कि हम कंपनसेटेड शॉक वाली स्टेज में ही पेशेंट को रेफर करते हैं ताकि उसका टाइमली मैनेजमेंट हो सके। अब पेशेंट की मैनेजमेंट डेंगी में एक्चुअली फ्लूइड थेरेपी है।
इट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग बिकॉज हमने फ्लूइड ओवरलोड भी प्रिवेंट करना है और शॉक भी प्रिवेंट करना है। इसलिए हमारा एम ये होता है कि हम पेशेंट को मॉनिटर करते हुए उसके वाइटल्स के मुताबिक, उसके ब्लड प्रेशर के मुताबिक, उसके पल्स प्रेशर के मुताबिक, उसकी यूरिन आउटपुट के मुताबिक, उसके पैरामीटर्स को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते हुए उसको इतना फ्लूइड दें जो उसकी रिकवरी के लिए जरूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम ओवरलोड नहीं कर रहा। सो ये बहुत केयरफुली जज करना है, एंड यू आर ऑलवेज जगलिंग कि अब कितना फ्लूइड दें, अब कितना, और वो तभी पॉसिबल है जब आप पेशेंट को रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं। और वो रेगुलर मॉनिटरिंग इन पेशेंट होती है, वो पेशेंट की हाई डिपेंडेंसी यूनिट में स्पेसिफिक चार्ट्स के ऊपर होती है फ्लूइड, जिसमें आपके वाइटल्स भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, फ्लूइड के कैलकुलेशन के मुताबिक फ्लूइड दिया जा रहा है, उसका आउटपुट देखा जा रहा है, उसकी हेमेटोक्रिट चेक की जा रही है और उसके मुताबिक इसको मैनेज किया जा रहा है। सो मॉनिटरिंग पैरामीटर्स कुछ क्लिनिकल है, जिसमें आप उसका पल्स देख रहे हैं, आप उसका यानी हार्ट रेट, उसका पल्स प्रेशर यानी सिस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर देख रहे हैं, उसके वाइटल्स देख रहे हैं और उसकी कैपिलरी रीफिल टाइम को चेक कर रहे हैं, उसकी पेरिफ्रीज कोल्ड है या वार्म ये देख रहे हैं। उसके अलावा कुछ पैरामीटर्स हैं ऐसे जो कि लैब में चेक होते हैं, जिनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हेमेटोक्रिट है। जब भी जिस्म से प्लाज्मा लीकेज होती है तो ब्लड कंसंट्रेट हो जाता है, हीमो कंसंट्रेशन होती है, पैक्ड सेल वॉल्यूम या हेमेटोक्रिट बढ़ जाता है और फ्लूइड दे के हम देखते हैं कि ये नीचे आ रहा है या नहीं। इसी तरह जब भी जिस्म में ब्लीडिंग होती है तो हेमेटोक्रिट गिर जाता है, ये हमें देख के गाइड करता है कि शायद पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है। और एक और मैकेनिज्म जो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में बनाया है कि जब पानी की कमी होती है तो पेशाब में कमी हो जाती है, जब पानी की ज्यादती होती है यूरिन आउटपुट अच्छा आने लग जाता है। तो यूरिन आउटपुट हमें ये आइडिया देता है कि हम फ्लूइड काफी दे रहे हैं ना काफी दे रहे हैं, पेशेंट का किडनी फेलियर तो नहीं हो रहा। तो ये तमाम चीजें हॉस्पिटल सेटिंग में मैनेज करने की जरूरत है। अब डेंगू के ट्रीटमेंट में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज जस्ट मास्टरिंग द आर्ट ऑफ फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन adequately, judiciously and timely. These are the three things which determine the outcome of your patient. अब क्वेश्चंस मैंने इसमें फ्रेम किए हुए हैं ताकि आपको याद रहे। जब भी आपने फ्लूइड देना होता है तो आपके जहन में 4 सवाल आते हैं। कौन सा फ्लूइड देना है, कितना फ्लूइड देना है, किस रेट पे फ्लूइड देना है और कितने टाइम में ये फ्लूइड देना है। तो यही 4 क्वेश्चंस हम अपनी कुछ अगली स्लाइड्स के अंदर आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो पहला क्वेश्चन है कि आपने फ्लूइड कितना देना है। बड़े लोगों में जो एडल्ट्स हैं जिनका 50 केजी से वेट ज्यादा है, उनमें कैलकुलेशन बहुत आसान है। सादा लफ्जों में बताऊं तो आपने 4600 ml फ्लूइड देना है क्रिटिकल फेज के अंदर। बच्चों के अंदर बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। फॉर्मूला बहुत सारे हैं, ये फॉर्मूला एक जनरल फॉर्मूला है जिसमें आपके जो टोटल फ्लूइड है वो मेंटेनेंस और डेफिसिट दोनों को कैलकुलेट करके मेजर किए जाते हैं। तो इसकी कैलकुलेशंस लंबी है, मेरा ख्याल है कि इस फोरम के ऊपर ये कैलकुलेशन समझाना और इन ऑनलाइन ट्रांसमिशन में जरा मुश्किल होगा। ये जब हम स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग कराते हैं 3 डेज का कोर्स या लंबा तो उसमें बताते हैं। सो आप अपनी आसानी के लिए सिर्फ ये याद कर लें कि जो भी शख्स 50 केजी से ज्यादा का है उसको आपने 4600 ml ऑफ फ्लूइड देना है। जो शख्स 50 केजी से कम है उसका बॉडी वेट के हिसाब से फ्लूइड कैलकुलेट होता है, उसके नॉर्मोग्राम चार्ट्स हाइट के मुताबिक बच्चों में भी अवेलेबल है या आप कैलकुलेट भी फॉर्मूला से कर सकते हैं। जो शख्स 60, 70, 80 केजी का है उसमें फ्लूइड को बढ़ाना नहीं है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए नहीं बढ़ाना कि जो एक्स्ट्रा वेट है वो आपके सर्कुलेटरी वॉल्यूम में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा होता। एक शख्स 100 केजी का है या 50 केजी का है, उसका ब्लड वॉल्यूम उतना ही है, 4.5-5 लीटर। उसको 10 लीटर फ्लूइड नहीं देना आपने कि ये तो बहुत वेट में हैवी है। सो मैक्सिमम वेट विच इज फॉर ओबीस पीपल, फॉर प्रेग्नेंट फीमेल्स और एनी ओवरवेट पर्सन, वो आपने 4600 ml देना है। यानी आप समझ लें, आसान याद करने के लिए 4.5 लीटर के करीब आपने फ्लूइड उसको देना है।